नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 498A आईपीसी के बारे में। दोस्तों मान लीजिए अगर आपके ऊपर में 498A का कोई केस बन जाता है, चाहे वो झूठा हो या फिर सच्चा हो, दोस्तों दोनों ही कंडीशन में आपके पास में क्या रेमेडीज है उस केस को हैंडल करने के लिए या कंटेस्ट करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 498 के केसेस में आप जो है किसी भी तरह से घबराएं ना। क्योंकि इस तरह के केसेस में आपको जो है अपनी सारी की सारी सच्चाई जो है केस का जो कंसर्न आयु है उसके सामने रखनी है। किसी भी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास साथ में 406 जो लगती है वो भी लग गई है, तो आपके पास अगर कोई सामान है लड़की पक्ष का तो आप उस सामान को आईओ को दे सकते हैं और सामान को देते समय उससे रिसीट लेवें, या फिर कोई अगर वीडियोग्राफी है या फोटोज़ है तो वो भी आप ले सकते हैं, ताकि आप कोर्ट के सामने ये दिखा सकें कि आपने जो भी सामान था आपके पास में वो लड़की पक्ष को आपने वापस दे दिया है। अब आते हैं दोस्तों 498A के बारे में। दोस्तों 498A के जो केसेस हैं उसमें आप जो है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है या होने वाली है, तो आप सबसे पहले सेक्शन 438 CRPC के तहत में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल जो है आपको सेशंस कोर्ट से मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपने कोई बहुत ही हीनियस और सीरियस क्राइम नहीं किया है लड़की के साथ या लड़की के और अन्य रिलेटिव्स के साथ में। अदरवाइज़ आपको जो है इस केस में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। अब दोस्तों जब एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो फिर आप जो है आईओ के सामने पेश होकर सारी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। और जब आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन होने के बाद में आईओ साहब जो हैं वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करते हैं, और चार्जशीट फाइल होने के बाद आपको कोर्ट से एक रेगुलर जमानत लेनी पड़ती है, और कोर्ट आपको वो रेगुलर जमानत दे देती है क्योंकि वो आपका एक कानूनी अधिकार है। दोस्तों 498A के जो केसेस हैं उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार के अन्य सदस्य को ज़बरदस्ती जो है फंसाया गया है, उनके खिलाफ आपके आईओ के पास में कोई एविडेंसेस नहीं हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वहाँ पर आप चार्ज पे आर्गूमेंट ज़रूर करें। और चार्ज पे आर्गूमेंट करते समय अपनी सारी बातें जो हैं, अपने जो सारे डिफेंसेस हैं उनको कोर्ट के सामने रखें। अगर चार्ज के ऊपर आर्गूमेंट में MM साहब की जो कोर्ट है, मजिस्ट्रेट साहब की जो कोर्ट है, वहाँ पे आपको डिस्चार्ज मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ऊपर की जो कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर भी हो सकता है आपको रिलीफ मिल जाए। दोस्तों कुछ केसेस में ऐसा देखने में आता है कि कई बार जो है लड़की का जो पक्ष है वो गलत चार्जेस लगवा देते हैं, यानी गलत तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसके कारण जो है घर के सभी मेंबरों को उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप चार्ज के ऊपर अच्छी तरह से आर्गूमेंट करते हैं और कोर्ट आपसे कन्विंस हो जाती है, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि चार्ज के ऊपर में जो अन्य मेंबर हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और वैसे भी दोस्तों ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में अपने ये कहा है कि अननेसेसरीली जो है किसी भी व्यक्ति को इसमें नहीं फंसाया जाना चाहिए, और कई बार ऐसा भी कहा है कि इस सेक्शन का जो है दुरुपयोग भी किया जा रहा है। तो दोस्तों दोनों ही कंडीशन में जो है आपको नीचे से यानी MM साहब की कोर्ट से या फिर सेशन कोर्ट से रिलीफ मिलने की पूरी उम्मीद होती है। अब आते हैं दोस्तों, मान लीजिए चार्ज पे आपको डिस्चार्ज नहीं किया गया है, तो फिर दोस्तों आपको सभी मेंबर की जमानत लेनी है और लेने के बाद आपको केस कंटेस्ट करना है। अब आते हैं, अगर मान लीजिए कंप्लेंट में किसी भी तरह की झूठे अवर्मेंट्स हैं, तो दोस्तों आप उसी समय उसी कोर्ट में 340 CRPC के तहत जो है एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और उसमें जो झूठ बोला गया है उस बारे में आप सारी बातें डिटेल से रख सकते हैं विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और अगर कोर्ट इस बात को उचित समझता है कि हाँ यहाँ पर ये झूठ बोले गए हैं, तो दोस्तों वहाँ पे आपकी जो 340 की एप्लीकेशन है वो अलाउ हो जाएगी, और एक सेपरेट केस जो है बन जाएगा लड़की के ऊपर में झूठ बोलने के एवज में। यहाँ पर दोस्तों जब वो केस बन जाता है तो लड़की पक्ष के पास में कोई
अलग रास्ता नहीं है, उसे उस केस को लड़ना ही पड़ेगा। और अगर वहाँ पे दोष सिद्ध हो जाता है तो फिर वहाँ पे सज़ा के भी पूरे चांसेस होते हैं। तो दोस्तों उस कंडीशन में लड़की का जो पक्ष है वो कंप्रोमाइज़ की स्टेज पे आ सकता है, जिसके कारण आपका जो ये 498 का ए का जो केस है वो ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों 498 ए के केसेस में आप सीधे हाई कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं 482 सीआरपीसी के तहत, जहां पे आप पूरी एफआईआर को ही क्वेश कराने के लिए ऑनेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ऑनेबल कोर्ट को अगर ये लगता है कि हाँ ये झूठे तथ्यों के आधार पे दर्ज की गई एफआईआर है, तो दोस्तों ऑनेबल हाई कोर्ट के पास में इनहेरेंट पावर होते हैं, वो सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत में वो पूरी की पूरी एफआईआर भी क्वेश कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके ऊपर में इस तरह का कोई केस बनता है तो आप अपनी पूरी की पूरी कंप्लेंट एक बनाएं और कंप्लेंट बना के पुलिस के आला अधिकारियों के पास में या फिर एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, ताकि दूसरे पक्ष के ऊपर में दबाव बनाया जाए। या फिर दोस्तों आप जो है मीडिएशन सेल का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि 498 की जो कंप्लेंट है वो थाने में जाती है और थाने में कंप्लेंट दर्ज होने के बाद में जो थाने के आईओ हैं वो सबसे पहला उनका स्टेप यही होता है कि किसी भी तरह से अगर कंप्रोमाइज़ हो सकता है तो कंप्रोमाइज़ कराया जाए। अगर कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो फिर उसके बाद में एफआईआर दर्ज होती है। और अगर 498 में एफआईआर दर्ज हो गई और कोर्ट में आने के बाद में अगर आपने 340 का सहारा लिया है, जिसके तहत आपने लड़की पक्ष ने अगर कोई झूठ बोला है उसके खिलाफ एप्लीकेशन लगाई है, तो वहाँ पर भी कंप्रोमाइज़ के चांसेज है। वहाँ से भी आपको जो है कोर्ट जो है मीडिएशन सेल में भेज सकती है, जिसके तहत आप किसी भी तरह का समझौता अगर कंप्रोमाइज़ बनता हो तो बन सकता है, यानी एक पूरे चांसेज होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए आपके ऊपर में झूठे तथ्यों के बेस पे अगर कोई केस 498 का दर्ज किया गया है, तो आपके पास में डिफामेशन का केस फाइल करने की भी रेमेडी है। यानी आप डिफेमेशन में सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस फाइल कर सकते हैं लड़की पक्ष के खिलाफ। और दोस्तों अगर आप इस तरह के केसेस फाइल कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि प्रेशर बनता है, और प्रेशर बनने के कारण क्या है, आपका जो केस है वो सेटलमेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपके ऊपर में अगर 498 का इस तरह का कोई केस हो तो आप डिफेमेशन, क्रिमिनल, सिविल, 482 सीआरपीसी और 342 सीआरपीसी का भी सहारा ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन में, जब लड़की का क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है उस दौरान आप सारे कंट्राडिक्शंस जो है उसके सामने पुट करें, ताकि आपका जो केस है वो गवाही में ही धराशायी हो जाए और वहीं से ही जो है आपका केस मजबूती की ओर चल पड़े। और वहाँ पर भी अगर आप ऐसा देखते हैं कि आपने गवाही में अच्छा खासा जो निकालना चाह रहे थे केस से वो निकाला है और आपने एविडेंस को बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्ट करवाया है, तो वहाँ उसके बाद गवाही के बाद भी जो है सेटलमेंट और कंप्रोमाइज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आपको बैकफुट पे आने की ज़रूरत नहीं है। 498 के केसेस में आप फ्रंट फुट पे खेल लें, और फ्रंट फुट पे खेलते हुए समझदारी के साथ में अपनी सारी जो एविडेंस कलेक्ट कर रखी है उसको रखें। और उसके अलावा जो मैंने आपको इस वीडियो में जो रेमेडीज़ बताई है उनका उपयोग लें, तो आपके पूरे चांसेस हैं 498 ए के केस से बाहर आने के। तो दोस्तों ये था मेरा एक वीडियो 498 ए के केस के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।